हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नीट सॉल्यूशन की सीरीज में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान की सरल आवर्त गति यानी एसएचएम जो अपना चैप्टर है उसमें पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस का अपन यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए, फिर आपको ये पता लग जाएगा कि नीट में पिछले सालों में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और आने वाले सालों में कैसे पूछे जाएंगे, इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और अपने को अपनी तैयारी परखने का मौका भी मिलेगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले आप खुद अटेम्प्ट करिएगा और उसके बाद सॉल्यूशन को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को अपन देख रहे हैं। तो कह रहा है कि सरल आवर्ती गति करते किसी कण के विस्थापन मतलब x तथा एक्सीलरेशन के बीच कला का अंतर कितना होगा, यानी उनके बीच का कोण कितना होगा, इसको अपने को फाइंड करना है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं, देखिएगा अपन यहाँ पे बात करें तो अपन कह सकते हैं कि विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन अपन कहते हैं कि x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। अपन यहाँ पे x इक्वल्स टू a कोस ओमेगा टी भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए अपन ने एसएचएम का ये सामान्य समीकरण उठाया कि x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ये आपका विस्थापन हुआ। विस्थापन से वेग फाइंड करने के लिए अपन कहते हैं कि v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, यानी जो विस्थापन है उसका एक बार अवकलन कर दो, आपको वेग मिल जाएगा। अवकलन करना बिल्कुल सिंपल है, a को एज इट इज नियत रहने दें, साइन का अवकलन कोस हो जाएगा, ओमेगा टी ऐसे का ऐसा। फिर ओमेगा टी की बारी आएगी तो अपन कहेंगे ओमेगा टी का चैन रूल से करेंगे तो ओमेगा होगा। अपन जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स, इसका अवकलन आपको सिखाया गया था कि इसका अवकलन होता है कोस के एक्स और इनटू के। तो इसी रूल से अपन ने किया कि साइन का क्या हो गया, कोस ये अंदर वाला एज इट इज रख दिया और इसका ओमेगा बाहर आके गुणा हो गया। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब अपन फाइंड करते हैं एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू क्या होता है डी वी बाई डी टी, यानी जो v का फंक्शन है उसका एक बार अवकलन और कर दीजिए। तो इसका अवकलन करने जाएंगे तो a ओमेगा क्या है कांस्टेंट है, बाहर रह गया। कोस का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस बाहर लगा देते हैं, माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा का मल्टीप्लाई और करेंगे तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि साइन का फंक्शन है, यहाँ पे कोस का फंक्शन है, बट यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि माइनस साइन का फंक्शन है। अब क्या होते हैं कि इनका अपने को कलांतर फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि अपन इसको ग्राफ के फॉर्म में बनाना चाहें तो इस तरीके से अपन पढ़ाते हैं कि जो एसएचएम होता है उसी केस में साइन और कोस के फॉर्म में अपन फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो क्या वो इस तरीके से बन सकता है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप कह सकते हो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि साइन होगा, ओमेगा टी होगा, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि कोस ओमेगा टी होगा, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि माइनस साइन ओमेगा टी होता है, और यहाँ पे अपना माइनस कोस ओमेगा टी होता है। अब देखिए अपन कह सकते हैं विस्थापन यहाँ पे होगा x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी है। तुम कह सकते हो कि वेलोसिटी यहाँ पे होगा क्योंकि v इक्वल्स टू a ओमेगा कोस ओमेगा टी है, और तुम कह सकते हो कि एक्सीलरेशन में माइनस साइन ओमेगा है तो माइनस की वजह से एक्सीलरेशन यहाँ पे होगा। अब बात कर सकते हैं यहाँ पे तीन चीज़ों की कि x विस्थापन हो गया, वेलोसिटी v हो गया और एक्सीलरेशन a हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि x और v के बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो π/2 है। इसी तरीके से v और a के बीच में भी फेज का डिफरेंस π/2 है, और अपन कह सकते हैं विस्थापन और एक्सीलरेशन के बीच में आप फेज का डिफरेंस फाइंड करने जाएंगे तो वो पाई का होगा। तो इस तरीके से अपन ने कम्प्लीटली एनालिसिस किया कि फेज डिफरेंस किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि a और x में फेज का डिफरेंस पाई होता है। कई बार इनके ग्राफ भी पूछ लेते हैं तो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफ कैसे होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये साइन का ग्राफ होगा। कोस का ग्राफ सब जानते हैं कि कोस का ग्राफ ऐसे होता है, तो ये कोस का ग्राफ हो गया। और माइनस साइन का ग्राफ बनाना बिल्कुल सिंपल है कि जो पहले वाला ग्राफ है उसका मिरर इमेज आप बना दीजिए, तो इस तरीके से ये माइनस साइन का ग्राफ होगा। तो इस तरीके से अपन ने इसका एनालिसिस किया और अपना आंसर आया पाई रेडियन, तो इसका आंसर होगा पहला। तो इस तरीके के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से सीखें। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते किसी कण का विस्थापन y इक्वल्स टू a नॉट a साइन ओमेगा टी b कोस ओमेगा टी द्वारा दिया जाता है, तो इसके दोलन का आयाम आपको बताना है। देखिए अपन जानते हैं कि अध्यारोपण के सिद्धांत में किन्हीं भी दो एसएचएम का जब अपन रिजल्टेंट या परिणामी अपन आयाम फाइंड करते हैं तो उसमें जो फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला अपना ये होता है कि a नेट इक्वल्स टू
फॉर्मूला होगा a1 का होल स्क्वायर यानी पहले वाले का आयाम का होल स्क्वायर दूसरे वाले के आयाम का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले वाला आयाम इंटू दूसरे वाला आयाम। तो ये अपना फॉर्मूला होगा और इंटू कोस फाइव। फाइव क्या होता है, इनके बीच में कलांतर होता है। तो चलिए अपन आप इस वाले इक्वेशन को देखें तो इस वाले इक्वेशन में दिया है कि y इक्वल्स टू ए नोट ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। अब बच्चा जो कन्फ्यूज होता है वो इस ए नोट में कन्फ्यूज होता है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं कह सकता हूँ ए नोट यहाँ पे जो है वो एक प्रकार की कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट यानी नियत है, तो नियत राशि है, तो नियत राशि में तो क्या एसएचएम होगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी में अपन ने अभी ग्राफ देखा था साइन का, कि साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, तो टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं ए नोट तो कांस्टेंट है, तो क्या इसको कोई भी समझदार आदमी वाई माइनस ए नोट इक्वल्स टू लिख सकता है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। और तुम कह सकते हो इस वाली क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ वाई डैश से, तो वाई डैश इक्वल्स टू आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन होगा वो एसएचएम का इक्वेशन अपन ने बना लिया। अब अभी बताया मैंने कि ये साइन है और ये कोस है। साइन और कोस में जो फेज का डिफरेंस होता है वो π/2 का है। अपन ने अभी ये वाला प्लॉट किया था, इसमें अपन ने ये कहा था साइन होगा तो ये कोस होगा, तो साइन और कोस के बीच का जो फेज डिफरेंस था वो 90 डिग्री था। तो चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो अपन कहेंगे कि पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना है, तो आप कहोगे पहले वाले का एम्पलीट्यूड ए है तो ए का होल स्क्वायर, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड कितना है प्लस बी का होल स्क्वायर, और तुम कह सकते हो प्लस 2 ए इंटू बी, और दोनों के बीच का कोण हो गया कोस 90, तो इसकी वजह से ये 0 हो गया। तो इसका जो आंसर आया वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। ठीक है, तो इसका जो परिणामी यानी रिजल्टेंट जो आयाम होगा वो होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ए नोट क्या शो कर रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि इसकी जो माध्य स्थिति है वो माध्य स्थिति 0 की बजाय कहाँ पर है, ए नोट पर है। तो इसका जो मीनिंग होगा कि y माइनस ए नोट इक्वल्स टू 0। मैंने किसको 0 किया, y डैश को 0 किया, y डैश को 0 कर दिया, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं y माइनस ए नोट इक्वल्स टू 0 आया, तो y इक्वल्स टू ए नोट आया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका मीन पोजीशन ए नोट पर है, मेन पोजीशन ए नोट पर है, 0 पर नहीं है। तो इससे अपन दो बातें सीखे कि नेट जो होता है एम्पलीट्यूड यानी आयाम कैसे फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं। उनके बीच का फेज डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो सिंपल सा बात है, अपन इस ग्राफिकल मेथड का यूज करते हुए कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। ठीक है बच्चों, तो आगे वाले क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट करें। ऐसा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नीट ने भी पूछा, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, आपको भी आने चाहिए, और आने वाले ईयर्स में ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीदों में खरा उतरें और इस क्वेश्चन को अच्छा करें। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि डायग्राम में वृत्त की त्रिज्या दी गई है, उसके परिक्रमण का आवर्तकाल भी दिया गया है। आरंभिक स्थिति मतलब उसका t इक्वल्स टू 0 पे कह रहा है कि पार्टिकल यहाँ पे, तो आरंभिक स्थिति भी दे दी, और परिक्रमण की दिशा यहाँ पे एरो बना के दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया परिक्रमण की दिशा। एक बार और बता देता हूँ, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, परिक्रमण का आवर्तकाल 4 सेकंड है, आरंभिक स्थिति t इक्वल्स टू 0 पे कण यहाँ पे है, और इसके परिक्रमण की दिशा इस तरीके से एरो से। तो ये चारों चीज़ें आपको इस डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे दी है। तो घूर्णन करते कण P की त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या सदिश का y प्रक्षेपण होगा। कई बार y प्रक्षेपण पूछते हैं, कई बार x प्रक्षेपण पूछते हैं। क्वेश्चन करने का ढंग क्या होगा, क्वेश्चन करने के स्टेप्स क्या होंगे, तो सीखिए। इक्वेशन लिखने की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है आयाम की, तो आयाम इस केस में अपन कह सकते हैं कि आयाम का मान वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। आयाम का मान वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। तो चलिए आयाम अपन कहते हैं a से डिनोट करते हैं। वृत्त की त्रिज्या ढूंढने गए तो 3 मीटर मिली, तो एम्पलीट्यूड आ गया यहाँ से 3 मीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू 3 मीटर। चलिए एक से मुक्ति मिली। दूसरा अपन चाहेंगे कि इस वाले केस में इक्वेशन यानी समीकरण कैसे लिखें। समीकरण लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा प्रक्षेपण पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि y प्रक्षेपण यानी y प्रक्षेप पूछ रहा है, यानी जो कण का प्रक्षेप है यानी जो कण दोलन करेगा वो y के अनुदिश करेगा। तो अपन कह सकते हैं कण इस तरीके से y के अनुदिश दोलन करेगा, तो अपन कह सकते हैं ऐसे दोलन करेगा। तो इसका थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ कि जब y के अनुदिश ऐसे दोलन करता है तो इसके इक्वेशन या इसके जो 4 इक्वेशन यानी अपन ज़्यादातर लिखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कण ऐसे भी स्टार्ट कर सकता है, कण ऐसे भी स्टार्ट कर सकता है, कण मीन पोजीशन से
एक्सट्रीम तक जा सकता है, कण मीन से इधर की तरफ भी जा सकता है। ये 4 होती हैं और इन 4 की अलग अलग इक्वेशन होती है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अपने को यहाँ पे देखना है कि अपने वाला कण इनमें से कौन सी स्थिति पर है। तो तुम कह सकते हो, देखिए कण ऐसे और ऐसे दोलन कर रहा है, तो कण ऐसे और ऐसे दोलन कर रहा है, तो ये क्या है, इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला पोजीशन है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आप कह सकते हो ये वाला है। तो इस वाले का इक्वेशन आपको आना चाहिए। तो अपन कहते हैं भाई इस वाले का इक्वेशन होता है कोस में, इस वाले का होता है माइनस कोस, इसका होता है प्लस साइन, इसका होता है माइनस साइन। ये चीज़ें आपको बेसिक में पढ़ाई जाती हैं। तो आप कहोगे कि इसका इक्वेशन होगा कोस में, लेकिन कौन सा प्रक्षेप फाइंड कर रहे हैं, वाई, तो वाई लिखेंगे। तो वाई इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी। अब बात आ रही है कि ए अपने पास है, ओमेगा फाइंड कर लेते हैं। तो अपन कहते हैं कि यहाँ पे ओमेगा फाइंड करें तो ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई का 2 पाई, टी का वैल्यू यहाँ पे 4 सेकेंड, तो पाई बाई 2। तो ओमेगा का वैल्यू आ रहा है पाई बाई 2। तो वाई इक्वल्स टू ए का वैल्यू 3 रखा, कोस का कोस रखा, ओमेगा की जगह तुम कह सकते हो कि पाई बाय कितना रखोगे, पाई बाय 2 रखोगे इंटू टी रखोगे। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कि जिसमें y इक्वल्स टू 3 कोस पाई बाई 2 इंटू टी हो। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, माइनस वाला नहीं होगा, साइन वाला नहीं होगा, 3 पाई बाई 2 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट होगा। तो ध्यान रखें, जैसे कोई भी पार्टिकल कैसे स्टार्ट करता है तो उसका इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए। एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे एक्स प्रक्षेप पे फाइंड करना होता तो एक्स में भी 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनने वाली होती है। तो इन पॉसिबिलिटी की जानकारी मैं दे देता हूँ। तो देखिएगा, कोई भी कण ऐसे जाता है तो उसका जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन होता है एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, वही ठीक है। कोई कण ऐसे जाता है तो उसका इक्वेशन होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो ये तो हो गया मीन से, मीन से प्लस में जाए तो प्लस का साइन ओमेगा टी, माइनस में जाए तो माइनस का साइन ओमेगा टी। जब कण ऐसे स्टार्ट करेगा या ऐसे स्टार्ट करेगा तो ये वाला इक्वेशन अपन ने देखा कि पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करे तो एक्स इक्वल्स टू होता है ए कोस ओमेगा टी, और नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करे तो एक्स इक्वल्स टू होता है माइनस ए कोस ओमेगा टी। ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा है कि एक पूर्ण दोलन में सरल आवर्त गति करते किसी कण का औसत वेग होगा। ऐसा 2019 में पूछा गया। इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कह रहा है कि एक पूर्ण दोलन में सरल आवर्त गति करते कण का औसत वेग। देखिए, इसके 2 तरीके होते हैं। पहला आप जाएं कि मैकेनिक्स से करें तो औसत वेग का फॉर्मूला बताएंगे सब समझदार आदमी। तो औसत वेग इक्वल्स टू होता है विस्थापन, क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो बताइए कि एक पूर्ण दोलन में ये वाला ऐसे चलने वाली लाइन है, तो अपन कहेंगे यहाँ से ऐसे गया कण, फिर कण ऐसे आ गया, फिर कण ऐसे गया, फिर कण ऐसे आ गया, तो एक पूर्ण दोलन हो गया। तो अपन कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट भी है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम जगह है। तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में विस्थापन का मान कितना है, तुम कहोगे विस्थापन का मान 0 है। तो विस्थापन का मान 0 है और टाइम कैपिटल टी होता है, तो आप कह सकते हो कि औसत यानी वी एवरेज इस केस में 0 होगा। सेकंड मेथड और देख लो, अपन कह सकते हैं कि वेलोसिटी का फंक्शन अपन फाइंड करते हैं तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी है। आपको फाइंड करना है एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू के लिए आप कह सकते हो ए ओमेगा कांस्टेंट है। अपन जानते हैं कि कोस का एवरेज वैल्यू कितना होता है 1 साइकिल के में, तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ से भी एवरेज वैल्यू 0 आ रहा है, यानी औसत वेग 0 आ रहा है। तो समझ में आ रहा है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो इसको सभी ने सही किया, आपने भी सही किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को गौर से देखिए क्या दिया है उस केस में। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। तो कह रहा है कि कोई लोलक एक काफ़ी ऊंचे भवन की छत से लटका है और एसएचएम या सरल आवर्तोलक की भांति मुक्त रूप से आगे पीछे गति कर रहा है। तो माध्य स्थिति से 5 मीटर की दूरी पर इसके गोलक का एक्सीलरेशन आपको दिया है, इतना है। तो तब आपको बताना है कि इसका आवर्तकाल कितना होगा। देखिए, अपन कह सकते हैं कि इस केस में एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड का, वो होगा ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पे ए का मान दे रखा है 20 है। ओमेगा स्क्वायर में अपने को आवर्तकाल देगा, तो ओमेगा स्क्वायर तो फाइंड करना है। एक्स का वैल्यू अपन कह सकते हैं कि 5 मीटर यानी विस्थापन दिया गया है। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 20/5 यानी 4। तो आप कह सकते हो कि ओमेगा का मान यहाँ पे √4 यानी 2 आ रहा है।
2 रेडियन पर सेकंड ओमेगा का मान आया। क्या ओमेगा का मान पूछा था? नहीं, ओमेगा का मान नहीं पूछा था, आवर्तकाल का मान पूछा था। तो सब समझदार हैं कि ओमेगा बराबर 2π/t होता है और उसका मान दे रखा है 2, 2 ने 2 को मार दिया और तुम कह सकते हो कि टी बराबर यहाँ पे आ गया पाई, और पाई किस में? पाई सेकेंड। तो टी बराबर आया आपका पाई सेकेंड। तो इसका आंसर होगा टी इक्वल्स टू पाई सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी अजीब सी थी, लेकिन डेटा को देखें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चन को कैसे करना है। तो नीट आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है देखें। कह रहा है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक या स्प्रिंग स्थिरांक के दिया है। इसको 3 भागों में काट दिया जाता है जिनकी लंबाइयों का अनुपात 1:2:3 है। अब पहले इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, बाद में इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में k डैश है और समांतर क्रम में k डबल डैश है। तो आपको पूछा है k डैश तथा k डबल डैश का मान होगा। तो ये वाला अपन कह सकते हैं कि स्प्रिंग वाले कॉन्सेप्ट से है। तो दोनों कॉन्सेप्ट इसमें पूछे कि स्प्रिंग को काटने के बाद में उसके k के मान क्या होते हैं, और फिर समांतर और श्रेणी संयोजन भी इसने पूछ लिया। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अपन कह सकते हैं कोई एक स्प्रिंग होगी, अपन कह सकते हैं कोई एक ऐसे स्प्रिंग होगी। इस स्प्रिंग के कितने टुकड़े कर दिए? तो इस स्प्रिंग के टुकड़े कर दिए 3। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं इसको काटने के बाद पहला टुकड़ा यहाँ पे ये रहा, दूसरा टुकड़ा यहाँ पे ये रहा, और तीसरा टुकड़ा यहाँ पे ये रहा। तो इस तरीके से 3 टुकड़े इसने कर दिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? लंबाइयों का अनुपात निकालेंगे। तो इससे पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट सुने, तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसके केस में अपन कह सकते हैं k इंटू एल का जो मान होता है, यानी इनका जो गुणनफल होता है वो नियतांक यानी नियत होता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो k होता है वो l के व्युत्क्रमानुपाती होता है। k क्या होता है? l के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। और यहाँ से अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन में अपने को पूछा जाए तो k1 L1 इक्वल्स टू k2 L2। तो इस तरीके से अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ इसका कॉन्सेप्ट। बट अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले अपने को क्या दिया है? लंबाइयों का अनुपात दिया है। तो इसकी लंबाई का अनुपात 1 है, तो इसका अनुपात 2 है, तो इसका अनुपात 3 है। तो पहले अपन फाइंड करते हैं पहले स्टेप में लंबाई। तो लंबाई फाइंड करने का तरीका क्या होता है देखें। तो लंबाई फाइंड करने का तरीका ये होता है कि खुद का अनुपात अपॉन टोटल अनुपात, खुद का अनुपात अपॉन टोटल अनुपात इनटू कौन सी लंबाई है जिसको आप काट रहे हो। तो आप कह सकते हो इसकी प्रारंभिक लंबाई L है, तो इनटू L। तो इस तरीके से पहले की लंबाई ये आ गई। तो L1 यहाँ से कह सकते हैं कि L1 का मान यहाँ से आएगा L/6। तो क्या इसी तरीके से दूसरे केस में भी फाइंड कर सकते हैं L2 का मान। तो L2 का मान फाइंड करना है तो खुद की लंबाई 2, टोटल अनुपात 1 + 2 + 3 और इनटू किस लंबाई को डिवाइड करना है? L को। तो यहाँ पे कह सकते हैं L2 इक्वल्स टू आएगा 2L/6 यानी L/3। क्या सेम टू सेम इसी तरीके से L3 भी फाइंड कर सकते हो। तुम कहोगे L3 का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या आएगा? देखिए खुद का अनुपात 3 अपॉन टोटल अनुपात ऐसे, और अपन कहेंगे कि इसको डिवाइड करना है L को। तो अपन कह सकते हैं कि L3 का मान आएगा L/2। तो फॉर्मूला मैंने क्या लगाया कि लंबाई आपको फाइंड करनी हो तो खुद का अनुपात अपॉन टोटल अनुपात इनटू टोटल लेंथ। जैसे अपन इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि अपने पास कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं। उनको डिवाइड करना है अपने को 1:2 में। तो आप कहते हो कि 1:2 में डिवाइड करने हैं, तो एक को इस एक अनुपात वाले व्यक्ति को कितना मिलेगा? तो इसका तरीका होता है कि खुद का अनुपात अपॉन टोटल अनुपात इनटू जिस राशि को डिवाइड करना हो उससे गुणा। तो यहाँ पे वही सीन है कि इस लंबाई को डिवाइड करना है कितने अनुपात में? 1:3, 1:2:3 में। तो पहली लंबाई कितनी आएगी? तो आप कहोगे खुद का अनुपात 1, टोटल अनुपात ये, इनटू किसको बांटना है? तो L को। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपन 6th क्लास में करते थे, उसी तरीके से ये हो गया। अब अपन कहेंगे यहाँ पे K का मान क्या होगा। तो तुम जानते हो कि K तो L का व्युत्क्रमानुपाती है। तो तुम कह सकते हो कि K1 का मान क्या होगा? इसका उल्टा। तो तुम कह सकते हो इसका उल्टा करने जाएंगे तो 6K हो जाएगा। इसी तरीके से K2 का मान आप फाइंड करने जाओगे तो इसका मान होगा 3K, और इसी तरीके से K3 का मान फाइंड करने जाएंगे तो आंसर होगा 2K, यानी मैंने इसका उल्टा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के संयोजन है। पहला है आपका श्रेणी संयोजन। तुम कहते हो कि श्रेणी संयोजन में जो इक्विवेलेंट होता है यानी तुल्य होता है, तो 1/K डैश इक्वल्स टू तुम कहोगे
लगाओगे 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। तो यहाँ पे कह सकते हो कि 1/6K प्लस 1/3K प्लस 1/2K। जब इसको कोई भी सोल्व करेगा एलसीएम 12 लेके तो 1/K डैश इक्वल्स टू, देखिए एलसीएम कितना आएगा नीचे 12K और ऊपर कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे अपन कहेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 6 4 10 तो 12, 12/12 तो 1/K आया। तो यहाँ पे कह सकते हो K डैश का मान यहाँ से निकल के आया K। तो इसी तरीके से K डबल डैश का मान यहाँ पे फाइंड करते हैं। K डबल डैश का मान अपन कह सकते हैं कि सभी का योग होगा, तो अपन कह सकते हैं कि 6K प्लस 3K प्लस 2K, तो आंसर आ गया कितना, यहाँ पे 6 3 9 9 2 11K। अब अनुपात चाहिए दोनों का, तो अनुपात सिंपल है, K डैश अपॉन K का अनुपात चाहिए, तो वो आपको दिख ही रहा है कि ये अनुपात आ गया 1/11 और 1/11 वाला उत्तर होगा दूसरा। जो इसमें अपन ने देखा कि स्प्रिंग काटने के बाद अपने को किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 2-3 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है कि स्प्रिंग है, उसकी लंबाई ये है, तो इसको काट दें तो इस वाले का स्प्रिंग नियतांक कितना होगा, ये कमानी स्थिरांक कितना होगा। तो इसका तरीका होता है कि इसकी लंबाई फाइंड करो, तो लंबाई फाइंड करने का तरीका खुद का अनुपात अपॉन टोटल अनुपात इनटू टोटल लेंथ, ठीक है। तो उसका उल्टा करते ही आपका K का वैल्यू आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से सीखना चाहिए, ठीक है। काफ़ी बार इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं और आए भी हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि किसी कण का रेखीय सरल आवर्त गति का आयाम एम्पलीट्यूड आपको गिवन है। क्या गिवन है, एम्पलीट्यूड आयाम अपने गिवन है, लिख लेते हैं। ए बराबर है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर। आगे बोलो बच्चों, जब कण अपनी माध्य स्थिति से 2 सेंटीमीटर दूरी पर होता है, यानी x का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में परेशानी यही है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि पूछा क्या है और किस तरीके से इसको हैंडल करना है। तो डेटा लिख लिए। तो उस समय इसके वेग का परिमाण यानी v का मैग्नीट्यूड इसके एक्सीलरेशन के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि v बराबर है किसके, a के। और मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन यानी जो चिन्ह होते हैं प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आता है a में, वो अपन कंसीडर नहीं करेंगे। तो v का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब बच्चे जानते हैं। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो अपन कह सकते हैं कि ओमेगा से एक ओमेगा मर गया और तुम कह सकते हो यहाँ पे बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एक्स। तो समझदार बच्चा कहेगा दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए फाइंड क्या करना है, आवर्तकाल। तो ओमेगा फाइंड करना है, ओमेगा से आवर्तकाल अपने आप आएगा। वैल्यू रखिए, तो 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर वापस 4 हो जाएगा। तुम कह सकते हो यहाँ से 5 आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू आया 5/4, तो ओमेगा इक्वल्स टू आया √5 और 4 का रूट 2 आ जाएगा, तो √5/2। तुम कह सकते हो कि ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/T इक्वल्स टू √5/2। मेरे को कैपिटल T फाइंड करना है, तो अपन क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो T इक्वल्स टू आएगा 4π/√5। तो 4π/√5 यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है, जैसे जैसे वैल्यूज़ देता है, उनको पुट करते रहिए। पुट कर लेने के बाद जैसे सिचुएशन वो क्वेश्चन वाला दे वैसे वैसे लिखते जाएं और कैलकुलेशन करते जाएं, आंसर आपके जस्ट सामने होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आगे वाले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें गौर से। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि दो विस्थापनों y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी और y2 इक्वल्स टू b cos ओमेगा टी के अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी गति क्या SHM होगी। SHM होगी तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी परिणामी आयाम क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ कि SHM क्या होता है और SHM कौन कौन सी इक्वेशन होती है। इंडिविजुअल साइन हो यानी साइन ओमेगा टी हो, इंडिविजुअल cos ओमेगा टी हो, तो साइन ओमेगा टी इंडिविजुअल और cos ओमेगा टी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब कि जो फंक्शन हो उसमें अकेला साइन हो अकेला cos हो, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे SHM होंगे, यानी ये SHM होगा, ये भी SHM होगा। उसके बाद कई बार क्या होता है कि जैसे साइन और cos एक साथ आ जाते हैं, तो उस केस में कंडीशन ये होती है कि जैसे इक्वेशन लिखता है कि y की इक्वेशन ऐसे लिखी है कि a sin ओमेगा टी प्लस b
कोस ओमेगा टी। क्या ये एसएचएम होगा? क्या मैं कह सकता हूँ ये एसएचएम है, ये एसएचएम है, लेकिन ये दोनों कुल मिला के यानी इन दोनों का योग एसएचएम तभी होगा जब इनकी ओमेगा यानी आवर्ती क्या होंगी, समान होगी। तो अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी और इसकी आवर्ती यानी कोणीय आवर्ती यानी ओमेगा क्या है, सेम है, तो सेम है, तो ये वाला भी इक्वेशन एसएचएम होगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाए कि अपन कह सकते हैं कि y = ऐसे लिख दे a sin ओमेगा टी और फिर अपन कहें कि b cos 2 ओमेगा टी, तो ये कतई एसएचएम नहीं होगा, तो ये एसएचएम नहीं होगा। तो इंडिविजुअल साइन एसएचएम, कॉस एसएचएम, साइन और कॉस तभी एसएचएम जब इसका ओमेगा सेम हो। ये बात आपको समझ में आ गई। चलो तो अपन कह सकते हैं अध्यारोपण। तो इस क्वेश्चन में अपन कह सकते हैं कि y = क्या होगा, y1 + y2। तो y1 + y2 आप जोड़ने जाते हैं तो इस केस में y = आता है छोटा a sin ओमेगा टी, छोटा b cos ओमेगा टी। सही है क्या? तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये एसएचएम तो होगा, एसएचएम तो होगा। अब इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी बता दो, तो अभी बता के गया कि a नेट किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो अपन कह सकते हैं साइन और कोस के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। तो पहले का होल स्क्वायर a², दूसरे का होल स्क्वायर b² और 2ab cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर आ गया √a² + b²। तो मैं कह सकता हूँ परिणामी जो आयाम होगा वो √a² + b² होगा और इसकी जो गति होगी वो एसएचएम की गति होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की दूरी मूल बिंदु से x1 तथा x2 होने पर इसके जो वेग हैं वो v1 तथा v2 है, तो कण का आवर्तकाल बताइए। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, रिपीट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान से देखें किस तरीके से करना है। तो कह रहा है कि सरल रेखा के अनुदिश एसएचएम कर रहा है x1 पे और x2 पे वेग v1 तथा v2 है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि x1 पर, तो x1 पे देखने गए तो v1 मिला, ओमेगा मिला √a² - x1 का होल स्क्वायर। अब इसको कोई भी समझदार आदमी सोल्व करे तो कह सकता है कि v1 का होल स्क्वायर, ओमेगा का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख सकते हैं a² - x1 का होल स्क्वायर। तो ये अपना आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यूज कैसे होगा वो बाद की बात है। उसके बाद अपन बात करते हैं x2 पर। x2 पर बात करें तो x2 पे अपन कह सकते हैं कि v2 = ओमेगा √a² - x2 का होल स्क्वायर। तुम कह सकते हो यहाँ से बोथ साइड स्क्वेयरिंग करें तो v2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कह सकते हैं ओमेगा का होल स्क्वायर a² - x2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे v1 अपने को मिला, v2 अपने को मिला और दोनों इक्वेशन अपन ने बना ली। अब अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है आवर्तकाल फाइंड करना। कई बार मन करता है कि इनको डिवाइड कर दें, डिवाइड करते ही ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आवर्तकाल आपको कतई नहीं मिलेगा। तो ये गलती अपन नहीं करेंगे, डिवाइड तो नहीं करेंगे। तो डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या करें फिर? तो अपन कहते हैं कि इक्वेशन 1 में से माइनस कर दें इक्वेशन 2 को। तो समझदार बच्चों आप करेंगे v1 का होल स्क्वायर माइनस v2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बताओ, देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर × a², ओमेगा स्क्वायर × a² एक दूसरे से मर लिए यानी कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर है तो ये माइनस का होगा और फिर ऑपरेशन में माइनस इंटू माइनस, तो ये पहले लिख देते हैं, ये आपको घटाना आना चाहिए अच्छे से। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू x2 का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और x1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अपन कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेना चाहिए, तो v1 का होल स्क्वायर माइनस v2 का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, x2 का होल स्क्वायर x1 का होल स्क्वायर। तुम कह सकते हो कि ओमेगा का जो वैल्यू आने वाला है वो वैल्यू आने वाला है यहाँ पे v1 का होल स्क्वायर, v2 का होल स्क्वायर अपॉन x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर। लेकिन अपने को चाहिए कितना टाइम पीरियड, तो ओमेगा = कितना होता है 2π/t। तो अब देखिए साइड में इसको कंप्लीट करते हैं। साइड में कंप्लीट कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे अपन इसको कर रहे हैं तो अपन कहेंगे, देखो ओमेगा को लिख दो 2π/t और ये एज इट इज़ यहाँ पे एक बार और लिखना पड़ेगा, तो v1 का होल स्क्वायर, v2 का होल स्क्वायर अपॉन x2 का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर। मैं फाइनल आंसर अब लिख रहा हूँ, तो उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो t = 2π और यहाँ पे अपना रहेगा x2 का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई v1 का होल स्क्वायर माइनस v2 का होल स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लें, तो 2π सब में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद देखिए प्लस वाला तो कम से कम नहीं आएगा, तो प्लस वाले चले गए, माइनस वाले आएंगे, लेकिन माइनस वाले में x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर, v1 का होल स्क्वायर माइनस
-v2 का होल स्क्वायर, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से अपन ने अभी तक 9 क्वेश्चन देखे। आपको एहसास हुआ होगा कि क्वेश्चन सिंपल हैं। यदि आप चैप्टर को बड़े ढंग से पढ़ते हैं और बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं ना। तो इस वजह से अपन बहुत खुश हुए। अब बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का अधिकतम एक्सीलरेशन अल्फा है, अधिकतम वेग बीटा है, तो कंपन का आवर्तकाल अपने से पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन चीज़ें लिख लेते हैं ना। तो कह रहा है कि अधिकतम एक्सीलरेशन, तो ए मैक्स अपन जानते हैं एसएचएम में क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ये होता है फॉर्मूला। तो अपन कहेंगे कि ए मैक्स का वैल्यू कितना दिए, अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। बात समझ में आई। इसी तरीके से कह रहा है कि अधिकतम वेग यानी वी मैक्स भी दे रखा है अपने को, कितना, वी मैक्स अपन जानते हैं, वी मैक्स क्या होता है, ए ओमेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले अपन जानते हैं। तो वी मैक्स की जगह क्या दिया है, बीटा, अपन कह सकते हैं ओमेगा इंटू ए। तो ये इक्वेशन 1 हो गई अपनी, ये इक्वेशन 2 हो गई। एक दूसरे को डिवाइड कर दो तो अपन कहेंगे अल्फा बाय बीटा। देखिए ए से ए कैंसिल आउट, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, तो एक ओमेगा बच गया। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से कि ओमेगा इक्वल्स टू अपना आंसर आ रहा है अल्फा अपॉन बीटा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, आवर्तकाल चाहिए। तो आवर्तकाल के लिए ओमेगा को लिख दो 2 बाई कैपिटल टी इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा। तुम कहोगे कि टी इक्वल्स टू आ गया 2 पाई इंटू बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा। तो इस तरीके से 2 पाई बाई बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा, तो ये ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट होता है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले पता होना चाहिए और इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। कह रहा है कि किसी पिंड या वस्तु के चिकने क्षैतिज पृष्ठ पर दोलन के समीकरण को x इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी द्वारा निरूपित किया जाता है, जहां x क्या है, t समय पर विस्थापन है, ओमेगा दोलनों की आवृत्ति है। तो अपने को बताना है कि t का एक्सीलरेशन के साथ जो परिवर्तन का ग्राफ है वो कौन सा सही है। 4 ऑप्शन अपने को गिवन है, इनमें से अपने को बताना है। तो अपने को गिवन क्या है, अपने को गिवन है x का इक्वेशन जिसका वैल्यू है a कोस ओमेगा टी। अब अपना यहाँ पे एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अपना कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले वेलोसिटी देखें तो v इक्वल्स टू कह सकते हैं dx बाई dt। तो अब इसका सिंगल डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो a का तो a कांस्टेंट रह जाएगा और कोस का अपन कह सकते हैं कि माइनस साइन होगा, क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और अपन कहेंगे ओमेगा बार भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हो गया। एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी, तो कहेंगे कि माइनस ए ओमेगा एज इट इज, और साइन का क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी, ओमेगा बार आएगा तो ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी आया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये ग्राफ कोस का है, तो एक्सीलरेशन का जो ग्राफ है वो ग्राफ होगा माइनस कोस ओमेगा टी। देखिए अपन जानते हैं कि कोस का ग्राफ कैसे होता है, तो तुम जानते हो कि कोस का ग्राफ ऐसे होता है। तो माइनस कोस का मतलब इसका मिरर इमेज, तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा। तो ऐसा ऑप्शन अपन कह सकते हैं कौन सा होगा भाई, तो ये ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन तो कोस का है, तो ये तो कोस का नहीं है, तो अपने को चाहिए माइनस कोस का। तो ये वाला अपना सही है क्योंकि ये साइन का है, तो ये माइनस साइन का है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। कह रहा है कि किसी कण को प्रदर्शित करने वाले निम्नलिखित फलनों में से कौन सा फलन एसएसएम को निरूपित करेगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे अपने को 4 ऑप्शंस दे दिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी। आपने ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिविजुअल साइन ओमेगा टी, इंडिविजुअल कोस ओमेगा टी एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग। लेकिन उसके बाद बात होती है कि साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कोस ओमेगा टी भी एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा है तो यहाँ पर भी ओमेगा है। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ ये साइन ओमेगा टी है, माइनस कोस ओमेगा टी है, तो इसमें ये ओमेगा है तो ये भी ओमेगा है, तो ये तो एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये तो एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात आती है कि साइन क्यूब ओमेगा टी एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। तो आपका जो इसमें अगला स्टेप होना चाहिए वो स्टेप ये होना चाहिए कि साइन क्यूब को आप साइन के पावर 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो सेकंड बी ऑप्शन की अपन बात कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन के लिए अपने को एक फॉर्मूला आना चाहिए जिसको अपन कह सकते हैं साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अपने को रिप्लेस किसको करना है, साइन क्यूब को। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से साइन
क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अपन कह सकते हैं इसको इधर ले आए तो 1/4 को आगे भेजो, 1/4 को आगे भेजो और अपन कह सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस का लिख सकते हैं ये वाला इधर ले जाके साइन 3 थीटा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो साइन क्यूब थीटा की बात हुई, अपने को लिखना है साइन क्यूब ओमेगा टी की, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि साइन क्यूब ओमेगा टी इक्वल्स टू आएगा 1/4 3 का 3 और साइन का साइन थीटा की जगह अपना चल रहा है कौन, ओमेगा टी, माइनस यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन 3 ओमेगा टी। तो यहाँ पे बात कैसे हुई, देखिए इस वाले फंक्शन को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन का पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूँ ये तो एसएचएम होगा, ये भी एसएचएम होगा, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन एसएचएम नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे तो ओमेगा है और यहाँ पे 3 ओमेगा है, तो ये डिफरेंट हो गए यानी अलग अलग हो गए, तो इस वजह से ये एसएचएम नहीं होगा। तो ये खुद एसएचएम नहीं होगा, लेकिन ये एसएचएम होगा, साइन ओमेगा टी ये टर्म एसएचएम होगी, ये एसएचएम होगी, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन एसएचएम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये ओमेगा है तो वो 3 ओमेगा टी है, ठीक है। तो इस वजह से ये एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, 5 cos 3 π/4 - 3 ओमेगा टी। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कोस है, तो इंडिविजुअल कोस हमेशा एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। बात आती है फोर्थ ऑप्शन की, 1 + ω t + ω²t²। ये वाला जो अपने को फंक्शन दिया है हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखिए साइन का जो ग्राफ होता है या साइन का जो फंक्शन होता है वो कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है, तो इस वजह से एसएचएम होता है। लेकिन ये वाला फंक्शन तो कभी भी लौट के वापस आएगा ही नहीं, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो फंक्शन होते हैं ऑलवेज वो कभी भी एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ये भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं इंडिविजुअल साइन रिप्रेजेंट करेगा, इंडिविजुअल कोस रिप्रेजेंट करेगा, साइन और कोस का कॉम्बिनेशन तभी रिप्रेजेंट करेगा एसएचएम को जब दोनों के ओमेगा सेम हो। इसी वजह से साइन क्यूब ओमेगा टी अपन एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया क्योंकि इसके अंदर एक ओमेगा है तो दूसरा 3 ओमेगा है, और ये तो इंडिविजुअल कोस था तो रिप्रेजेंट करेगा, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन था तो रिप्रेजेंट नहीं करा। तो इस वजह से सही ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर इसमें जाने, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में देखें, आगे वाले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि एक कण का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है, इसे विरामावस्था से मुक्त किया जाता है। ये वाला क्या है, मुक्त किया जाता है। तब यह आरेख में दिखाए अनुसार एक परवलयाकार पथ पर चलता है और ये मानते हैं कि कण मूल स्थिति से विस्थापन कम है, यानी अपन विस्थापन कम इसलिए ले रहे हैं कि एसएचएम को रिप्रेजेंट करे। तो कौन से ग्राफ की स्थिति समय के फलन के रूप में सही दर्शाता है। तब आपको बताना है कि कौन सा एसएचएम का जो xt का वेरिएशन अपने को यहाँ पे शो करेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखें अपन कह सकते हैं ये वाला जो इस तरीके से परवलयाकार पथ पे चलता है तो कण यहाँ से मुक्त किया जाता है। कण को कहाँ से मुक्त किया जाता है, यहाँ से। ये वाले जो इसकी स्थिति है वो स्थिति है चरम स्थिति। कौन सी स्थिति है, चरम स्थिति। तो अपन कह सकते हैं कि एसएचएम में अपन ने देखा था कि अपने को ये चीज़ें कुछ आती हैं कि जैसे कोई पार्टिकल ऐसे जाए कोई पार्टिकल ऐसे जाए, या फिर अपन दो कह सकते हैं कि दो कंडीशन ऐसे हैं कि पार्टिकल यहाँ से ऐसे जाए और पार्टिकल यहाँ से ऐसे जाए। तो मैंने बताया था कि इस वाले का इक्वेशन जो होता है वो होता है x = a sin ओमेगा टी, और इसका इक्वेशन जो होता है वो x = -a sin ओमेगा टी, और इसका जो इक्वेशन होता है वो आप कहते हैं कि x = a -a cos ओमेगा टी, और इसका इक्वेशन होता है x = +a cos ओमेगा टी। तो अपन कह सकते हैं कि अपना पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव x होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम से चल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इक्वेशन होगी x = a cos ओमेगा टी। तो कोस का ग्राफ होगा तो ये तो ना तो साइन है और ना ही कोस है, तो ये तो दोनों ऑप्शन होंगे नहीं। उसके बाद अपन देखेंगे कि कोस का कौन सा ग्राफ है, तो ये तो साइन का ग्राफ है तो ये भी नहीं होगा, तो कोस का ग्राफ होगा ये, तो यही अपना आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो अपन ने कंप्लीट किया, ठीक है। तो इसके साथ ही आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़े हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नगण्य द्रव्यमान के स्प्रिंग से लटकाए गए कैपिटल M द्रव्यमान का आवर्तकाल क्या है, T है। तो इसके साथ एक अन्य द्रव्यमान कैपिटल M और लटका दिया जाए तो इसका आवर्तकाल अब कितना हो जाएगा। तो T = अपन जानते हैं 2π√m/k दोलनकाल का फॉर्मूला होता है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी ओनली द्रव्यमान पे है तो T समानुपाती √m है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे T1/T2 = लिख सकते हैं √m1/m2। तो पहले केस में अपना आवर्तकाल T है, दूसरे केस में आवर्तकाल फाइंड करना है। पहले केस में द्रव्यमान ओनली m है और दूसरे केस में m + m है।
अब इसको सोल्व करिए, सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। तो अपन कह सकते हैं T2 का आंसर क्या आएगा, √2 इंटू टी। तो अपन कह सकते हैं T2 का आंसर आएगा √2 इंटू टी, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, सॉरी 15 पे। तो इसमें देखें किसी कण का x एक्स के अनुदिश विस्थापन दिया जाता है x = a sin स्क्वेयर ओमेगा टी। अब आपको बताना है कि SHM को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। रिप्रेजेंट करेगा तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए इसमें वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे अपना साइन क्यूब का था, तो इसमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले किस तरीके से फाइंड करना है। तो अपना टारगेट है कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना। तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि cos 2 थीटा = होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्यों ना यहाँ से कह सकते हो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा = होता है 1 - cos 2 थीटा, ये याद रखना पड़ेगा। और अपन कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा = हो गया 1 - cos 2 थीटा / 2। तो यहाँ से तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो 1/2 - cos 2 थीटा / 2 भी लिख सकते हो। तो क्यों ना इसी को ऐसे लिखा जाए। तो आप कहोगे कि इसमें a को तो a रहने दो, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हो 1/2 - cos 2, और थीटा की जगह अपना कितना है, थीटा की जगह अपना है ओमेगा टी। तो अपन कहेंगे cos 2 ओमेगा टी / 2। तो इस तरीके से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो x = a/2, a को अंदर भेज रहे हैं, -a/2 cos 2 ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो अपन कह सकते हैं कि x - a/2 = -a/2 cos 2 ओमेगा टी। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो इस वाली क्वांटिटी को x' लिख सकते हैं। तो x' = -a/2 cos 2 ओमेगा टी। ध्यान से देखिए, एम्पलीट्यूड पूछ ले तो a/2 है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं तो अपन नहीं बता रहे। तो कभी पूछ ले कि इस वाले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, a sin स्क्वायर ओमेगा टी में एम्पलीट्यूड यानी आयाम कितना होगा, तो आपका आंसर होगा a/2 न कि a, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा है। आवृत्ति की बात करें तो इस केस में अपन कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये 2 ओमेगा हुआ। तो सबसे पहले अपन आवर्तकाल फाइंड करें तो t = 2π/ओमेगा होता है। तो 2π/ओमेगा की जगह पर रखेंगे 2 ओमेगा, तो आवर्तकाल आ रहा है π/ओमेगा। तो आवर्त की आवर्तकाल का उल्टा होती है, तो इसका उल्टा करेंगे तो अपन कह सकते हैं आवृत्ति का मान होगा ω/π। तो आवृत्ति का मान होगा ω/π, ω/π। तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में आवर्तकाल π/ओमेगा होता है, आवृत्ति ω/π होता है। कई सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होती है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि साइन स्क्वायर ओमेगा a sin स्क्वायर ओमेगा टी में एम्पलीट्यूड यानी आयाम क्या होगा, तो आंसर होगा a/2। दूसरा क्वेश्चन होता है कि इसकी माध्य स्थिति कहाँ पे होगी। तो अपन देख पा रहे हैं कि x' को जैसे ही 0 रखेंगे, x' को जैसे ही 0 रखेंगे तो अपना आंसर होगा x - a/2 = 0, यानी x = a/2। तो आप कह सकते हो कि माध्य स्थिति, इसकी माध्य स्थिति a/2 पर होगी न कि 0। तो माध्य स्थिति होगी a/2 पे। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि माध्य स्थिति 0 होगी या a/2 पे, तो अपन कह सकते हैं a/2 पे। आप आगे पूछा जा सकता है कि आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो π/ओमेगा हो जाएगा, आवृत्ति क्या हो जाएगी ω/π। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कि सरल आवर्त गति होगी, और जो आवृत्ति होगी वो ω/π होगी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। तो अभी तक अपन ने नीट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे, और इसमें अपन ने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस अपने पूछे जाते हैं। तो इससे अपने को ये मदद मिलेगी कि आने वाले क्वेश्चंस को अपन आसानी से कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर अपन यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।